नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम क्वेश्चन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए टॉप 20 क्वेश्चन जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए। तो यदि आप आईटीआई के छात्र हैं और सेकेंड ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर देख कर जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि जिस विधि से डीसी जनित्र में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वह आगे यहाँ पर खाली स्थान है कहलाता है। तो देखिए साथियों, डीसी जनित्र में विद्युत वाहक बल को विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको शॉर्टकट में ईएमएफ बोला जाता है, ये वो कहा जाता है। और यदि विद्युत उत्सर्जन शक्ति के संदर्भ में इसको हम जानते भी हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसको बोला जाता है गतिज। बी ऑप्शन साथियों आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत है। डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत क्या है? तो इसका जो कार्य सिद्धांत है साथियों, यदि सिद्धांत की बात करें तो इसमें आपको कई नियम देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया लेंज का नियम, सहप्रेरण नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, ओम का नियम। लेकिन यहाँ पर यदि कन्फर्म यदि बात करें तो देखिए, डीसी जनित्र जो होता है अपने कार्य में विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन के नियम पे कार्य करता है। और यह जो होता है ईएमएफ का नियम जो होता है उस पे यहाँ पर फॉलो करता है। और यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये आपका साथियों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए आवश्यक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो देखिए, एक चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए दो चीज़ें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहली तो होगी चालक में विद्युतीय कर्षण शक्ति, और दूसरी जो हो जाती है साथियों, वह जो होती है उसको बोला जाता है, जो होती है उसको बल बोला जाता है। तो ये यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन देखने को मिल जाता है? पहला ऑप्शन में दिया गया स्थिर चुंबकीय फ्लक्स एवं स्थिर चालक, बी ऑप्शन दिया गया पल्सेटिंग चुंबकीय फ्लक्स एवं गतिमान चालक, सी ऑप्शन दिया गया है गतिमान चुंबकीय फ्लक्स एवं गतिमान चालक, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है या तो गतिमान चुंबकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, एक चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए दो चीजें अधिक महत्वपूर्ण होती है। पहली, चालक में विद्युतीय घर्षण शक्ति होनी चाहिए ताकि वो वाहक को आगे बढ़ा सके, और दूसरी जो होती है उसमें पर्याप्त बल होना चाहिए जो वाहक को आगे धकेल सके। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होता है वो ऑप्शन नंबर डी होता है, या तो गतिमान चुंबकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए साथियों अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से शुरू होता है, जिसमें पूछा जा रहा है यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यदि आर्मेचर को आप स्लिप रिंग से जोड़ देते हैं तो उस समय आपको देखने को मिलेगा अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा देखने को मिलेगा? आउटपुट जो आपका प्राप्त होगा साथियों वो अल्टरनेटिंग करंट होगा। और ऑप्शन में आपको जो देखने को मिल जाता है यहाँ पर साथियों, ऑप्शन में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योग आगे खाली स्थान है की बनाई जाती है। ए ऑप्शन कास्ट आयरन, बी ऑप्शन एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन पीतल, डी ऑप्शन फैब्रिकेटेड स्टील का। तो देखिए, सबसे पहले यदि कम क्षमता की बात करें तो कम क्षमता की जो डीसी मशीन की जो बॉडी होती है वो आमतौर पर कास्ट आयरन या स्टील की बनाई जाती है। और कास्ट आयरन का उपयोग जो होता है अधिकतर इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो होता है मजबूत होता है और टिकाऊ भी होता है, और इसे हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर ले भी जा सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है हल्का भी होता है लेकिन मजबूत होता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन दिया गया है? जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया कास्ट आयरन, बी ऑप्शन दिया गया एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन दिया गया पीतल, और डी ऑप्शन दिया गया फैब्रिकेटेड स्टील। तो साथियों इसमें आपका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कास्ट आयरन। ध्यान रखिएगा, कास्ट आयरन, यह आपका कास्ट आयरन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में साथियों पूछा जा रहा है कि
कम्यूटेटर सेगामेंट्स के मध्य प्रयोग किए जाने वाला अचालक पदार्थ है। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर यदि बात करें उसके बीच में जो प्रयोग किया जाता है, तो उसके बीच में जो प्रयोग किया जाता है उसको बोला जाता है अभ्रक। क्या बोला जाता है? अभ्रक बोला जाता है। ये जो है रटने वाली चीज़ है, इसको आप रट लीजिएगा। तो ये आपका साथियों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण है। आपने यहाँ पर सुना होगा कि जो आर्मेचर का जो कोर होता है उसको लेमिनेटेड किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है? देखिए, इसमें होता है लॉस। क्या होता है? हानि होता है। और इसमें दो तरह की हानि होती है, एक आपका होता है ईडी करंट लॉस और दूसरा होता है साथियों हिस्टेरेसिस लॉसेस। लेकिन यदि बात करें कोर की, क्योंकि लेमिनेटेड किया जाता है, तो लेमिनेटेड इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें जो है एडी करंट लॉस जो है वो कम हो सके। तो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि आर्मेचर को लेमिनेटेड बनाने का जो मुख्य कारण है वो हानि को कम करना है, विशेष रूप में हिस्टेरेसिस हानि और जो एडी करंट लॉस होता है इसके। जब भी डीसी मशीन में आर्मेचर घूमता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो उसमें जो होता है चुंबकीय क्षेत्र बदलता रहता है, जिससे क्या होता है हिस्टेरेसिस हानि भी होती है और एडी करंट लॉस भी होता है। तो ये जो होती है एडी करंट लॉस, ये जो होती है ये ज़्यादा होती है और इसी के कारण क्या किया जाता है, आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड किया जाता है ताकि एडी करंट जो क्षति होती है उसके मान को कम किया जा सके। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, एडी करंट क्षति के मान को कम करना। डी ऑप्शन साथियों आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर क्या किया जाता है? ए ऑप्शन दिया गया है योक स्थापित की जाती है, बी ऑप्शन देखिए पोल शू स्थापित किए जाते हैं, सी ऑप्शन है फील्ड वाइंडिंग्स स्थापित की जाती है और डी ऑप्शन है शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव स्थापित किए जाते हैं। तो साथियों देखिए, यहाँ पर बात करें चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर की ओर के चारों ओर क्या किया जाता है, तो इसमें जो होता है साथियों, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसके एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर जो पोल शू होता है, जिसको पोल शूज बोला जाता है, उसको स्थापित किए जाते हैं। और पोल शूज का कई उद्देश्य होते हैं, जैसे कि चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण हो सके, या चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को नियंत्रित किया जा सके, या हवा की जो खाई हो उसको कम किया जा सके, मतलब हवा का जो प्रवाह है उसको भी हम क्या कर सके, कम कर सकें। तो ये जो होता है इसका कई प्रकार होता है। तो यहाँ पर जो आपको सही ऑप्शन में देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलता है, पोल शू स्थापित किए जाते हैं। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। क्या किया जाता है साथियों, चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर पोल शू स्थापित किए जाते हैं। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है 1000 ओम या 100 ओम या 10 ओम या 1 ओम। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि हम सामान्य बात करें तो सामान्य तौर पे आर्मेचर प्रतिरोध का जो मान होता है वो मशीन के डिजाइन और उसकी रेटिंग पर निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर डीसी मशीन में जो आर्मेचर प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम होता है, ताकि पावर जो लॉसेस है उसको न्यूनतम रखा जा सके। और यह जब प्रतिरोध होता है साथियों मिली ओम या कुछ ओम में इसको दर्शाया जाता है। जैसे कि ऑप्शन में भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, लेकिन इसमें आपको कोई भी ऑप्शन सही नहीं देखने को मिलता है, तो इसलिए जो करीबी होता है उसको हम मारते हैं। क्योंकि हम यहाँ बात करें यहाँ पर सामान्य, तो सामान्य तौर पे जो छोटे डीसी मोटर होते हैं उसमें आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, 0 साथियों 0.5 ओम होता है, या इसके बीच यदि माना जाए तो 0.5 ओम के बीच हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन यदि सबसे यहाँ पर यदि कम यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है वो आपका 1 ओम दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी साथियों यहाँ पर हम करेक्ट आंसर मारेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो दिया गया है ये हमारा आंसर के काफ़ी करीब दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी जनित्र में लैप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण है। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए,
कोई भी जनित्र है, कोई भी जनित्र में यदि लैप वाइंडिंग की स्थापित करने की बात करें, तो लैप वाइंडिंग स्थापित करने का जो मुख्य कारण होता है, वो उच्च करंट आउटपुट प्राप्त करना होता है। समान पथों के जो माध्यम होते हैं, उससे बेहतर करंट वितरण के लिए, वोल्टेज स्थिरता बनाए रखने के लिए जो होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपका पूछा गया है कि अधिक करंट, अधिक वोल्टेजता प्राप्त करना, बी ऑप्शन देंगे कम करंट और वह कम वोल्टेज प्राप्त करना, और सी ऑप्शन देंगे अधिक करंट व वोल्टेज प्राप्त करना, और यहाँ पर दिया गया कम करंट व अधिक वोल्टेज प्राप्त करना। तो इसमें जो आपका सही हो जाता है साथियों, वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन काफी इजी है, बस आपको समझना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा जा रहा है कि और 4 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप वाउंड जनित्र में समानांतर पथों की संख्या होती है। अब ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पर क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पोलों की संख्या कितनी दे दिया गया है, पी का मान साथियों दे दिया गया है 4। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पी का मान 4 दे दिया गया है। और जब 4 पोल यहाँ पर दिए गए सिंप्लेक्स लैप वाउंड में, तो जनित्र में एक खास बात होती है कि जनित्र में समानांतर पथों की संख्या जो होती है, वो पोलो संख्या की जो जो पोल होते हैं, उन पोलों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए 4 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप वाउंड में समांतर जो होंगे, इस समानांतर पथों की जो संख्या होगी कितनी होगी, 4 ही होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, 4 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप वाउंड जनित्र में समानांतर पथों की जो संख्या होगी, वो 4 ही होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में साथियों पूछा जा रहा है कि किसी जनित्र के ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि, किसी जनित्र में ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप कब बढ़ जाता है, तो उस समय बढ़ जाता है साथियों, जब आपका लोड जो होता है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि लोड बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ जाएगा, और जब करंट बढ़ेगा साथियों, तो उस समय वोल्टेज जो होगा वो ड्रॉप जो होगा, मतलब कि नीचे जाएगा। जितना वो हाई देना चाहिए उतना नहीं जाएगा, वो कम जाएगा, तो उसको ड्रॉप बोला जाता है। तो इसका ड्रॉप जो होता है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही दिया गया ऑप्शन में, वो ऑप्शन नंबर साथियों ए दिया गया है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी संट जनित्र के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए संट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध, यहाँ पर ए ऑप्शन देखिए क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए, बी ऑप्शन देखिए क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए, और सी ऑप्शन है अनंत होना चाहिए, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए किसी भी संट जनित्र द्वारा पर्याप्त जो विद्युत वाहक बल है, वो उत्पन्न करने के लिए संट फील्ड सर्किट का जो प्रतिरोध है, वो सही मात्रा में होना चाहिए। मतलब कि उचित जो फील्ड है, वो जो उचित फील्ड करंट है वो बह सके उसमें। इसलिए मैंने आपको कहा कि जो संट जनित्र है, उसके द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए क्या होना चाहिए, संट फील्ड सर्किट का जो प्रतिरोध है वो सही मात्रा में होना चाहिए, ताकि साथियों उचित फील्ड करंट बह सके। और ये जो प्रतिरोध होता है, वो जनित्र के डिजाइन और जो आउटपुट वोल्टेज है उसके अनुसार ये संयोजित किया जाता है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसके अनुसार यदि हम चलें, तो यहाँ पर जो ऑप्शन में आपका सही दिया गया है, वो ऑप्शन नंबर साथियों बी दिया गया है, क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, बी साथियों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आपका परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करने वाला जो जनरेटर होता है, वो बिना अवशिष्ट चुंबकत्व का एक ही कंपाउंड हो सकता है। ये कोई हो सकता है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड जनरेटर। यही जो होता है साथियों, जो बिना विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करने वाला जनरेटर होता है, जो कि साथियों विद्युत वाहक बल जो होता है उत्पन्न करने वाला जनरेटर होता है। जो अवशिष्ट चुंबकत्व जो होता है, वो एक जो होता है कंपाउंड जनरेटर हो सकता है। और यहाँ पर जो आपका कंपाउंड जनरेटर ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन में यहाँ पर सी दिया गया है कंपाउंड जनित्र। तो ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ये जो होता है साथियों, ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा जा रहा है कि
यदि किसी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे। मान लीजिए कोई भी आपके पास डीसी शंट जनित्र है या कोई भी यहाँ पर जनित्र है, इसका यदि चुंबकीय जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है वो समाप्त हो जाता है तो उसे आप पुनः प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये जो चुंबकत्व है समाप्त कैसे होता है। तो ये जो अवशिष्ट चुंबकत्व है साथियों, जब आप कोई भी आपके पास डीसी जनरेटर है उसे आप लंबे समय तक काम में नहीं लेते हैं तो वो जो होता है वो समाप्त हो जाता है। और अवशिष्ट चुंबकत्व जो समाप्त हो जाता है तो वो जो होता है वो वहाँ पर चालू नहीं होता है। तो उसी को दोबारा प्राप्त करने के लिए, मतलब कि अवशिष्ट चुंबकत्व को दोबारा प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है वही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों, यदि डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए हम कई विधियां अपनाते हैं, जैसे कि फील्ड करंट प्रदान करना, म्यूचुअल मैग्नेटाइजेशन होता है उसके द्वारा भी किया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा जनित्र में धीमे धीमे चलाते हैं और थोड़ा करंट इसमें प्रवाहित करते हैं और उसे चलाते हैं ताकि फील्ड जो वाइंडिंग्स है उसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो सके। और एक और भी विधि होती है जिसको फील्ड वाइंडिंग्स को ब्रश करके हम कर सकते हैं। तो इसमें 3 विधियाँ होती है, बाकी यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर दिए गए ऑप्शन, तो हम ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इसमें ऑप्शन में कि शंट फील्ड को अर्थ कर देना चाहिए। ये भी आपका बिल्कुल सही है। ये आपका जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि यदि शंट फील्ड को आप अर्थ कर देंगे तो उसका क्या होगा, जो अवशिष्ट चुंबकत्व होगा वो पुनः प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए साथियों यहाँ पर 16 को, क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर पूछा जा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। किसी डीसी स्व उत्तेजित जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का मुख्य कारण है। जो मैंने आपको ऊपर बताया वही क्वेश्चन यहाँ पर नीचे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कोई भी आपके पास डीसी जनित्र है और उसका अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तो उसके समाप्त होने के पीछे कारण क्या है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि कोई भी जनरेटर आप यूज नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा दिन से आपके पास पड़ा हुआ है तो उसका अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, या कई भी इसके कारण हो सकते हैं, जैसे कि वोल्टेज या बैटरी की भी आप बात कर लें तो चार्जिंग विधि के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं, जिसको कई विधियों के द्वारा आप इसको वापस भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि कारण की बात करें तो ज़्यादातर आप ओवरलोडिंग भी करते हैं तो उस समय भी ये क्या होगा, इसका अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। या ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके कारण भी उसका जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है वो समाप्त हो जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लंबे समय से आप उसको काम में नहीं ले रहे हैं तो उसके कारण भी उसका अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। तो कई रीजन यहाँ पर बनते हैं। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन में चलते हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया भारी ओवरलोडिंग, ये भी आपका सही है। और बी ऑप्शन देखिए गंभीर शॉर्ट सर्किट, ये भी आपका सही है। और सी ऑप्शन देखिए जनित्र को लंबे समय तक निष्प्रयोजन अवस्था में रखना, ये भी आपका सही है। और डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त सभी, तो इसलिए हम यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मानेंगे। डी ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए कौन सा जनित्र उपयुक्त है। ये भी आपका क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए यदि बात करें तो डीसी शंट जनित्र जो होता है उपयुक्त होता है, क्योंकि साथियों इस जनित्र की विशेषता ये होती है कि इसका आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो लोड में परिवर्तन के बावजूद क्या होता है, स्थिर रहता है। और इसके पास रीजन भी होता है। रीजन ये होता है साथियों कि शंट वाइंडिंग्स के कारण जो होता है इसकी फील्ड जो करंट होती है वो स्थिर रहती है। और इसको बैटरी को क्या किया जाता है, इस बैटरी को एक स्थिर और सटीक वोल्टेज पर चार्ज किया जा सकता है, जो बैटरी की उम्र और प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। और इसके अलावा जो शंट जनित्र होता है उसकी डिजाइन में भी सरलता और स्थिरता होती है। और इस बैटरी को चार्ज जो होता है एक एप्लीकेशन के माध्यम से इसको बनाया जाता है, जो कि यहाँ पर आप इसको आगे पढ़ेंगे, इसके जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में और भी आपको जानकारी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन के अनुसार कि स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए कौन सा जनित्र उपयुक्त होता है, तो इसमें आपका आता है साथियों, जो कि ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाता है, वो ऑप्शन नंबर बी, जिसको शंट जनित्र बोला जाता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए डीसी शंट जनित्र जो होता है ये उपयुक्त होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी शंट जनित्र की
आर्मेचर करंट की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। अब यहाँ पर गणना करने की सूत्र पूछा जा रहा है। तो इसका जो यहाँ पर सूत्र होता है साथियों, मैं आपको बता दूँ, काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है और इस पे सवाल भी दिया जाएगा, तो सवाल को भी आप ध्यान रखिएगा। इसका जो यहाँ पर सूत्र होता है IA बराबर IL प्लस ISH होता है, जो कि ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सूत्र ये ध्यान रखिएगा, इसको रट लीजिएगा, क्योंकि इस पे सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप रट लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में साथियों पूछा जा रहा है कि एक डीसी शंट जनरेटर लोड को 15 एम्पीयर धारा प्रदान करता है। यदि टर्मिनल वोल्टेज का मान 220 वोल्ट हो तथा शंट फील्ड का प्रतिरोध 220 ओम हो, तो आर्मेचर धारा का मान होगा। ये आपका 220 वोल्ट दिया गया है और यहाँ पर 220 ओम दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें साथियों क्या पूछा जा रहा है, आर्मेचर धारा का मान पूछा जा रहा है। मतलब कि साथियों इसमें आपका किस चीज़ का मान पूछा जा रहा है, IF का मान पूछा जा रहा है। किस चीज़ का मान पूछा जा रहा है साथियों, IF का। और इसमें दिया क्या गया है, तो यहाँ पर आप देखिए 15 एम्पियर दिया गया। क्या दिया गया, 15 एम्पियर दिया गया है। और यहाँ पर साथियों आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर आपका VT का मान दे दिया गया है साथियों। किसका, VT का। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको गाढ़ा कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर साथियों आपका VT का मान कितना दे दिया गया है, तो VT का मान यहाँ पर दिया गया है 220 वोल्ट। कितना दिया गया है, 220 वोल्ट दिया गया है साथियों, ध्यान रखिएगा। और आगे यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि शंट फील्ड का प्रतिरोध यदि 220 ओम है, तो मतलब कि यह आपका किसका मान दिया गया है, RT का मान दे दिया गया। RT से इसको प्रदर्शित किया जाता है, शंट फील्ड के प्रतिरोध को, ध्यान रखिएगा। और RT का साथियों मान इसका कितना, सॉरी RF के, यहाँ पर RF से इंडिकेट किया जाता है, RF से। तो RF का मान कितना दिया गया, 220 ओम दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 220 ऊपर भी हो गया और 220 नीचे भी हो गया। और हमारा सूत्र में क्या बनेगा, क्योंकि आर्मेचर धारा पूछा जा रहा है, तो आर्मेचर धारा का सूत्र क्या होता है साथियों, ये जो होता है IF से इसको इंडिकेट किया जाता है। तो IF बराबर आपका हो जाएगा VT अपान REF, ये ध्यान रखिएगा। तो VT का मान कितना दिया गया, 220 दिया गया। अब मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ साथियों, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका 220 हो गया, बटे में आपका क्या जाएगा, ये भी आपका 220 जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपका कट जाएगा, तो ये आपका 1 आ जाएगा। और 1 एम्पियर ऑप्शन में कौन सा दिया गया है साथियों, अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आगे पूछा जा रहा है आर्मेचर धारा का मान भी पूछा जा रहा है। तो आर्मेचर धारा का मान ज्ञात करने के लिए एक और हम सूत्र का उपयोग करेंगे। बहुत सारे लोग यहीं पर क्या कर देते हैं, 1 ओम मार देते हैं, लेकिन बिल्कुल, सॉरी 1 एम्पियर मार देते हैं, लेकिन ये जो होगा आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर 15 एम्पियर भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये जो 15 एम्पियर है ये लोड है। तो अब एम्पियर को भी ध्यान रखिएगा। पहले आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हमारा जो मान आया, IF का मान कितना आया, 1 आया। अब IF का मान हमको मालूम हो गया, 1 आया। आर्मेचर धारा की गणना करने के लिए हम सूत्र यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो आर्मेचर धारा का सूत्र क्या होता है, IA बराबर होता है IL प्लस IF होता है। IA का मान हमें मालूम है साथियों, सॉरी IF का मान हमें मालूम है, IA का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो हमारा साथियों यहाँ पर IL का मान कितना दिया गया था, तो 15 दिया गया था। तो हम यहाँ पर IL का मान यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर साथियों आपका हो जाएगा 15 प्लस 1, जो कि यहाँ पर 15 प्लस 1 आप करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 16 आ जाएगा। और 16 एम्पियर ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन में आप ध्यान से देखिएगा, 16 एम्पियर आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी इजी था, केवल सूत्र पे आपको रखना था। ये आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन था। और ऐसे आपको जानकारी चाहिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को इस तरह के क्वेश्चन बताए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है। तो देखिए स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि सही ब्रश का चयन करना, ब्रश दबाव की स्थिति को सही करना, कम्यूटेटर की देखरेख करना, या वोल्टेज और करंट का नियंत्रण करना। ये कई तरह की इसमें आपका हो जाता है। लेकिन हम यदि क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार चलें, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिए गए कि कार्बन ब्रश का उपयोग करना, इंटरपोल्स का प्रयोग करना और कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करना और उपयुक्त तीनों विधियों का उपयोग करना, तो ये जो आपका हो जाता है सही हो
हो जाता है, क्योंकि इसमें आपके कई हो जाते हैं, सही ब्रश का चयन भी आपका सही हो जाता है, क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाले जो ब्रश होते हैं उसका उपयोग आप करेंगे तो सही सामग्रियों से बने होते हैं, तो इसलिए कम इसका पहनाव के साथ अच्छे संपर्क इसका प्रदान करता है। और दूसरी बात यहाँ पर ब्रश दबाव की यदि बात करें तो ब्रश दबाव और जो स्थिति होती है उसको उचित रूप में क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है, ताकि अच्छा संपर्क बने रहे। और उस समय आपका अच्छा संपर्क बनेगा तो स्पार्किंग भी कम होगी। तो इस तरह के बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर चलते हैं ऑप्शन पे, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।